बच्चे कहाँ हैं? पार्क गए दादा के साथ। खैरियत? आज बड़ी याद आ रही है तुम्हें बच्चों की। नहीं, वो तुमसे काम था। अच्छा हुआ बच्चे घर पर नहीं, तुमसे एक ज़रूरी बात कर रही। ये लो, इस पर साइन कर दो। ये क्या है? खुद पढ़ लो। क्या है ये? तुम मुझसे दूसरी शादी की इजाजत मांग रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? देखो, वो लड़की तुमसे बहुत पहले मेरी जिंदगी में आ चुकी है। वो जिंदगी है मेरी और मैं नहीं भूल सकता उसे। तो मैं क्या हूँ? है? तुम तो मजबूरी का सौदा हो, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि घर वालों के कहने पर मैंने तुमसे शादी की थी। बड़ों के फैसले के एहतराम में कुर्बानी दी थी मैंने, और मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा। क्या मुझे जिंदगी जीने का हक नहीं है? अगर तुमने बड़ों का एहतराम किया था तो मैंने भी उनकी राय का एहतराम किया है। किस कदर खुदगर्ज हो तुम? तुमने ये तक नहीं सोचा कि 5 साल हो गए हमारी शादी को, कितनी मैंने तुम्हारी खिदमत की है, और तुम इतने बेशरम हो। तुम्हें अपनी बेटी तक का ख्याल नहीं है। कल को उसकी शादी करेंगे तो क्या बोलोगे उन लोगों से? हाँ, कि तुमने दूसरी शादी अपनी महबूबा से कर ली। नहीं करूंगी इसमें साइन। मुझे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर मत करो। शराफत से साइन करो, वरना कहीं की नहीं रहोगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं करूंगी, मर जाओगी। नहीं करूंगी साइन, नहीं करने दूंगी तुम्हें दूसरी शादी। आहिस्ता बात करो, शोर मत करो। क्यों शोर नहीं करूं? शोर करूंगी, चिल्लाऊंगी, सबको बताऊंगी। तुम्हारी माँ को बताती हूँ जाके। अम्मी! हाँ, अब बताओ, तुम्हारी सलमा से क्या बात हुई? यार, वो तो मान ही नहीं रही। मुझे उसके ऐसे रिएक्शन की तवक्का नहीं थी। वो तो एकदम जिद पर आ गई है। मैंने तुम्हारी खातिर अपने पापा से टक्कर ली है। उन्हें मैंने मजबूर किया कि तुम्हें कबूल कर ले। तुमने तो कहा था कि 1 साल के अंदर सारे मामला निपटा लोगे, लेकिन यहाँ तो 5 साल हो गए। सदफ, मैं पीछे नहीं हट रहा। मैं तो तुम्हें अपनी मजबूरी बता रहा हूँ, और तुम फिक्र मत करो। अगर वो नहीं मानी तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। हमारी शादी होगी तो तुम्हारे पेरेंट्स की रजामंदी से होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करूँगा, चाहे मेरे घर वाले मेरा साथ दें या ना दें। हमारी शादी उसी तारीख को होगी जो तारीख तय हुई थी। तो सलमा, आपको इससे पहले कभी शक नहीं हुआ कि आपके शौहर किसी दूसरी औरत में इंटरेस्टेड है? कभी पता ही नहीं चला। दरअसल ये मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी जावेद के बड़े भाई से हुई थी। हमारे ख़ानदान में बाहर शादी का रिवाज नहीं है, और मेरे ससुर मेरे चचा लगते हैं। एक दिन अचानक मेरे पहले शौहर की हादसे में डेथ हो गई, तो घर वालों ने फैसला किया कि मुझे जावेद के निकाह में दे दिया जाए। और उस टाइम मेरा एक बेटा था जो अब 10 साल का हो गया है, और जावेद से शादी के बाद अब हमारी एक बेटी है। लेकिन बेटी होने के बावजूद भी जावेद अब ये चाह रहा है कि मैं उसे दूसरी शादी की इजाज़त दे दूँ। तो ये तो अगर आपके ख़ानदान के लोग हैं, इतने क्लोज कनेक्शंस हैं, तो फिर तो कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला घर में बैठ के हल हो सकता है। आप घर के बुज़ुर्गों से मशवरा करें, उनको इस मामले में डालें। जी मिस आमना, मैंने घर के बुजुर्गों को डाला था बीच में मामला हल करने के लिए, लेकिन कलीम भाई, ये आपके होते हुए क्या हो रहा है? ये सिला है मेरी सलमा की खिदमत का। क्या कमी रह गई थी सलमा की खिदमत में तो वो ये गुल खिलाता फिर रहा है? कहाँ है जावेद? बुलाओ उसे, मैं खुद बात करूँ उससे। सिकंदर, जावेद घर पर नहीं है। मैं खुद उस नाखलफ का इंतजार कर रहा हूँ। आने दो उसको। उसने दूसरी शादी के बारे में सोचा भी कैसे? टांगे तोड़ दूंगा उसकी। जवान औलाद पर हाथ उठाएंगे? किस दौर में जी रहे हैं? जमाना बदल चुका है। अगर उसने पलट कर आपको जवाब दे दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी?
हाँ हाँ, आप तो यही चाहती है ना कि आपका बेटा दूसरी शादी कर ले, आप तो खुशी खुशी कबूल कर लेंगी उसे। हाँ तो मैं कबूल कर लूंगी, वो भी मेरी बहू होगी और तू भी मेरी बहू है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मेरी बेटी को 8 आंसू रुला दिए और इस पर शौकत ला रहा है, फिर भी अपने बेटे की साइड ले रही है। मैं साइड नहीं ले रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। और ये तो सिकंदर भाई की ख्वाहिश थी कि सलमा इस घर में रहे। हमने तो आपकी राय का एहतराम किया और सलमा को जावेद के निकाह में दे दिया था। कोई राय का एहतराम नहीं किया था, आपकी खुदगर्जी थी। आपको अपने पहले बेटे की औलाद को पालना था, इसलिए आपने मेरा निकाह अपने दूसरे बेटे से किया। भाभी, ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं थी, कलीम भाई आपकी भी तो ख्वाहिश थी। कुछ बोले ना, खामोश क्यों बैठे में? हम सबकी मुश्तरका ख्वाहिश थी कि सलमा और जावेद की शादी हो जाए। इसकी इसी जबान दराजी की वजह से ना इस मसले का हल नहीं निकलना। और रोशन आरा, तुम सलमा को ना कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ, हम जावेद को समझाने की कोशिश करेंगे। ये मामला ठंडे दिलो दिमाग से होगा। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, कान खोल के सुन लीजिए, ये मेरा घर है। बवेला मचाने से मसले का हल नहीं होगा। अच्छा खामोश रहो। मैं अपने वालिदैन के साथ मैके आ गई हूँ, लेकिन जावेद मुझे मनाने के बजाय उसने मुझे तलाक का नोटिस भिजवा दिया है और वो यही कह रहा है कि तलाक के बाद वो सिर्फ बेटी की जिम्मेदारी उठाएगा और भाई की औलाद से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ओहो, तो मामला इस कदर बिगड़ चुका है। देखिए, जहाँ तक कानूनी एतबार से बात है तो जावेद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके पहले शौहर की औलाद की देखभाल करे, लेकिन क्योंकि जावेद से आपकी शादी हुई ही इसी वजह से थी कि उस बच्चे का मुस्तकबिल सिक्योर हो सके, तो इखलाकी फ़र्ज तो बनता है जावेद पे। अब मेरा ख्याल में लड़ाई झगड़ों की वजह से आप दोनों के दरमियान इतनी तलखी बढ़ चुकी है कि आपकी बात का कोई असर नहीं हो रहा। एक अटेम्प्ट मैं करके देखती हूँ, अगर आप मुझे जावेद का फ़ोन नंबर दें तो मैं खुद बात करके देखती हूँ उससे। मैम, रियाज साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। नहीं, आप देख रहे हैं मैं इस वक्त क्लाइंट के साथ बिजी हूँ। जी, मैंने उनसे कहा था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आप उनको थोड़ी देर वेट करवाएं, मैं बस इनको डील कर लूँ तो फिर आप उनको ले आइएगा। ठीक है। सलमा, मैं खुद बात करके देखती हूँ जावेद से, जो भी आउटकम होगा इस बातचीत का आई विल लेट यू नो। आई एम होपफुल, इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स होगा। बहुत शुक्रिया मिस आमना। मैं आपसे राब्ते में रहूँगी, ठीक है? परेशान नहीं होइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए। क्या हो रहा है, सब खैरियत? इतनी क्या अर्जेंसी हो गई? अरे मैडम, आपने क्या मशवरा दिया था? आपके मशवरे के मुताबिक मैंने सारा सामान वापस भिजवा दिया था और अब उसने तो एक नया मसला खड़ा कर दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड, अब क्या मसला खड़ा हो सकता है? क्या बताऊँ आपको, बस देखो, कोई इनको नोटिस वगैरह जो उसने भिजवाया चेक करो क्या है। मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट 1961 के तहत पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी के लिए सालिसी काउंसिल की तहरीरी इजाजत हासिल करना लाजमी है। सालिसी काउंसिल मर्द की पहले से मौजूद बीवी से उसकी मर्जी मालूम करेगी। अगर बीवी और सालिसी काउंसिल की तहरीरी इजाजत के बगैर मर्द ने दूसरी शादी की तो उसे 1 साल कैद और 5,000 रुपए तक जुर्माने की सजा भी हो सकती है। अम्मी, हम अपने घर कब जाएंगे? अम्मी, अब्बू की याद आ रही, घर जाना है। इधर आओ, बहुत अब्बा की याद आ रही है। अब्बा अब्बा अब्बा, एक थप्पड़ लगाऊंगी ऊपर खींच के। क्या हो गया सलमा तुझे? अपना गुस्सा बच्ची पे क्यों उतार रही हो? क्या कसूर है इस बच्ची का? अम्मी, जितनी जल्दी इनको पता चल जाए उतना ही अच्छा है। कान खोल के सुन लो, तुम्हारा बाप दूसरी शादी कर रहा है और ना सिर्फ दूसरी शादी कर रहा है बल्कि तुम्हारी माँ को भी तलाक दे रहा है। उससे तुम लोगों की कोई परवाह नहीं है, इसलिए तुम लोगों के लिए बेहतर है कि तुम दोनों भी उसे भूल जाओ, समझे तुम? सलमा, तुम क्यों मायूस हो रही हो? क्यों हिम्मत हार बैठी? तुम तो कह रही थी कि वो आमना कबीर जावेद से बात करेगी। उसने जावेद से बात की, क्या कहा? मुझे नहीं पता, और अगर बात भी कर ली होगी तो क्या फर्क पड़ेगा? जो शख्स अपने बाप के सामने खड़ा हो गया वो आमना कबीर का लिहाज करेगा। और अब्बू,
मुझे साल में पहुंचाने वाले सिर्फ आप हैं। अगर मैं बेवा हो गई थी तो मुझे बुला लेते अपने पास, मैं बोझ थी क्या आप पर? नहीं बेटी, बेटियां कभी बाप पर बोझ नहीं होती। बोझ नहीं थी तो क्यों मुझे जबरदस्ती के रिश्ते में बांध के रखा? मैं क्यों भुगतूं सजा आपके और चचा के गलत फैसले की? बेटा, हमने तेरा भला चाहा। ये भला किया आपने मेरे साथ। पहले मैं एक बच्चे की बेवा माँ थी और अब 2 बच्चों की मुतल्लका माँ कहलाऊंगी। अब्बू, अगर आप ये समझते हैं ना कि जावेद मुझे अपने घर वापस बसा लेगा, आपकी गलतफहमी है। नहीं लेकर जाएगा वो मुझे कभी भी अपने साथ। और अगर मैं और मेरे बच्चे बोझ है ना आप पर, तो मैं नौकरी कर लूंगी, नहीं बनूंगी आप पे बोझ में, और आपके इस घर का किराया भी दे दूंगी। दिमाग खराब हो गया इसका, बैठी बैठी बातें कर रही है। अबू, आप अपनी खामोशी तोड़े और मुझे बताएं कि सदफ के घर बारात लेकर चलेंगे या नहीं। जावेद, कान खोल कर सुन लो, इस जुल्म में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, समझे तुम? सलमा मेरी भतीजी है, मेरा खून है। मैं अपनी भतीजी पर जुल्म होता नहीं देख सकता। मैं आपकी भतीजी पर जुल्म नहीं कर रहा, ये मसला सलमा ने खुद खराब किया है। जब सदफ सलमा को कबूल करने को तैयार है तो सलमा को मसला है क्या अपने साथ? बेटा, समझदारी से काम ले। तेरे 2 बच्चे हैं, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ये नहीं सोच रहा कि हर वक्त घर में लड़ाई झगड़े होंगे, फायदा क्या होगा? और कान खोल कर सुन लो, ना इस खानदान में कभी किसी ने तलाक दी है और ना ही दूसरी शादी की है, और ना ही कोई लड़की बाहर से इस खानदान में बहू बनकर आई है। सलमा के अलावा और कोई लड़की इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो आप भी मेरा आखिरी फैसला सुन ले। बहुत सुन ली मैंने आप लोग की और बहुत बर्दाश्त कर लिया। जब सदफ इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा। मुझसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का कोई नहीं छीन सकता। जावेद, जावेद मेरे बच्चे, मेरी बात तो सुन। जाने दो इसको, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसको बिगाड़ा है। घर में 4 दिन नहीं आएगा ना, घर से दूर रहेगा, इसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। मैंने वो नोटिस पढ़ा था जो आपकी एक्स वाइफ ने आपको भेजा था। उसने तो आपके खिलाफ दावा किया है सूट फॉर रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स, और उस नोटिस में उसने ये भी दावा किया कि आपने जो उसे जहेज़ का सामान वापस भिजवाया था उसमें बहुत से आइटम्स मिसिंग भी हैं और कुछ आइटम्स टूट भी गए। आपने सामान की वापसी पर कोई रिसीविंग ली थी किसी से? जी मैडम, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, और आपके कहने के मुताबिक लिस्ट का सारा सामान मैंने जो दिया था वो उसके कज़न हामिद ने वसूल किया था, और हामिद ने उस सारे सामान की मुझे रिसीविंग भी दी थी। इतना पुराना सामान है वो बाबा आदम के ज़माने का, और अगर शिफ्टिंग में वो कुछ टूट फूट का शिकार भी हो गया तो अब इसकी जिम्मेदारी मुझ पर तो नहीं आती ना। आप परेशान ना हो, आपका केस वीक नहीं है। अगर आपके पास रिसीविंग है उस सामान की, अदालत में हम डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर देंगे। हियरिंग कब है? 27 तारीख को। 27 तारीख को है। आप भी कोर्ट आ जाइएगा सुबह में। आई विल सी यू देयर। देख लेंगे जी उसको, नो प्रॉब्लम। ठीक है मैडम। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिस उरूसा और मिस्टर मोहम्मद रियाज की 1 साल पहले म्यूचुअल डिवोर्स हो गई थी। तलाक के बाद मेरी क्लाइंट लाहौर चली गई थी, मगर इनके जहेज़ का सारा सामान मिस्टर मोहम्मद रियाज के घर ही पड़ा था। योर ऑनर, मिस्टर रियाज ने मेरी क्लाइंट के जहेज़ का सामान लाहौर तो भिजवा दिया, मगर 32 आइटम्स में से 4 कीमती आइटम्स मिसिंग हैं। इसके अलावा 6 बेशकीमत ख़ानदानी नवादरात तोड़ फोड़ कर भेजे गए हैं। योर ऑनर, मिसिंग आइटम्स और ब्रोकन आइटम्स की कुल मालियत 20 लाख रुपए थी। योर ऑनर, इसीलिए मेरी क्लाइंट ने सूट फॉर रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स फाइल किया। योर ऑनर, वकील साहब सरासर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सर, अगर 20 लाख की चीज़ें वाकई में घर पर पड़ी होती तो ये खातून इस कदर इत्मीनान से ना बैठी होती। इनको तो अपना जहेज वापस लेने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि जहेज का सामान तो बहुत ही पुराना और खस्ता हाल था, और इस बात का इल्म उरूसा साहिबा को बहुत अच्छी तरह से था। इसीलिए तलाक के बाद ये अपने साबिका शोहर के घर से सामान तो नहीं उठा रही थी, बल्कि रिश्तेदारों, अजीज़ों, अकारब में सिर्फ इनकी बदनामी कर रही थी कि इसने तो मेरे सामान पर कब्जा कर लिया, मेरा सामान बेच बेच कर अपने घर का गुजारा कर रहा है। योर ऑनर, ये तो मेरे क्लाइंट रियाज साहब की शराफत है कि जब इनकी साबिका बीवी ने सामान घर से नहीं उठाया तो इन्होंने खुद यूनियन काउंसिल से रुजू किया
और वहां पर दरख्वास्त दी कि इनकी साबिका बीवी या तो खुद या अपने किसी नुमाइंदे के जरिए वो सामान घर से उठवा ले। उसके बाद रूसा साहिबा ने अपने एक रिश्तेदार हामिद साहब को इनके घर भेजा और हामिद साहब के पास एक फहरिस्त भी थी जिसमें जहेज के तमाम तर सामान की तफसील भी मौजूद थी और मेरे क्लाइंट रियाज साहब ने उस लिस्ट के मुताबिक तमाम सामान हामिद साहब के हवाले किया और एक रसीद पर रिसीविंग भी हासिल कर ली। योर ऑनर, उस सामान को हैंड ओवर करने के बाद मेरे क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई थी। हामिद साहब ने इंस्पेक्शन के बाद उस लिस्ट के मुताबिक वो तमाम सामान उठाया, रसीद पर रिसीविंग के सिग्नेचर्स दिए और खुद वो सामान लोड करवाकर इनके घर भिजवाया। योर ऑनर, अगर ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान उस सामान की कोई टूट फूट हुई है या उसमें से कोई सामान गायब हुआ है तो वो मेरे क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चले, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सामान को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन योर ऑनर उन 4 कीमती आइटम्स का क्या होगा जो मिसिंग हैं, जो मिस्टर रियाज ने लालच में आकर अपने पास रख लिए हैं? योर ऑनर, कौन सा कीमती सामान, कौन सा मिसिंग सामान? जो फहरिस्त इन्होंने भेजी थी उसके मुताबिक जितना सामान इनका बनता था वो इनके रिश्तेदार के हवाले कर दिया गया। योर ऑनर, जब रूसा साहिबा के रिश्तेदार ने मेरे क्लाइंट के घर से सामान उठाया था तो उस वक्त तो कोई शिकवा नहीं किया, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की गई कि इस सामान में किसी चीज़ की कमी है। अब जब सारा सामान इनके घर पहुंच गया तो एक नया ड्रामा रचा दिया। क्या प्रूफ है आपके पास? योर ऑनर, इनसे पूछिए कि क्या प्रूफ है इनके पास कि वाकई में इनके वालिदैन ने इतनी महंगी चीजें जहेज की मेरे क्लाइंट के घर भिजवाई थी। क्या इनके पास कोई रसीदें हैं वो सामान खरीदने की, या इनके पास कोई ऐसी तस्वीर मौजूद है जिसमें नजर आ रहा हो कि मेरे क्लाइंट के घर में वो मिसिंग आइटम्स कहीं पर भी दिखाई दे रहे हो? जज साहब, 6 लाख का तो वो वॉल क्लॉक ही था जो मेरे मामू ने मुझे स्विट्जरलैंड से भिजवाया था, और 3 लाख का वो LED था जो मेरे चचा दुबई से लाए थे, जो इस मकार शख्स ने हथियार लिए। कौन से मामू, कौन से चचा? तुम्हारे पूरे खानदान को मैं जानता हूँ। तुम आते हो तो जानते हो जज साहब। पूरा खानदान मुल्क से बाहर तो क्या कोई कराची से बाहर भी नहीं गया? कभी आए हो तो पता हो ना हमारे रिश्तेदार। LED की और वॉल क्लॉक की। जज साहब, एक नंबर की मकार और झूठी औरत है ये। जज साहब, ये खुद झूठ बोल रहे हैं। मेरी तो किस्मत फूटी थी जो मेरे घर वालों ने तुम्हारे पल्ले बांध दिया। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत के डेकोरम का ख्याल रखा जाए। आप दोनों को बोलने का मौका दिया जाएगा। मोहतरमा, आप बताइए कि जिस सामान का आप क्लेम कर रही हैं उसका कोई सबूत, कोई रसीद है आपके पास? जज साहब, शादी में मुझे मेरे घर वालों ने तोहफे तोहफ़ दिए थे, जहेज दिया था, उनकी कोई रसीदें नहीं दी थी। मेरे पास कोई रसीदें नहीं है। योर ऑनर, इन्होंने जहेज के जो बाकी सामान की लिस्ट भिजवाई थी जिसमें डाइनिंग टेबल था, बेडरूम का सेट था, कुछ अलमारियां वगैरह थी, उन तमाम की तो रसीदों की फाइल इन्होंने साथ भिजवाई थी, जिसे क्रॉस चेक करके मेरे क्लाइंट ने वो सामान इनके रिश्तेदार के हवाले कर दिया था। जी रियाज साहब, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या साहब, इस औरत ने मुझे मुस्तकिल अजियत में रखा हुआ था और मैंने इससे जब भी कहा कि अपने जहेज का सामान उठा लो, ये मुस्तकिल टाल मटोल करती रही। और जज साहब, हामिद जब मेरे पास जहेज का सामान लेने के लिए आया था तो उसके पास रसीदें थी। मैंने रसीद के मुताबिक एक एक चीज़ हामिद को दे दी थी और उससे रिसीविंग भी ली थी। और ये औरत सिर्फ झूठ बोल रही है और जिस सामान का ये जिक्र कर रही है ना, कीमती, वो सामान तो जज साहब था ही नहीं। ये सरासर झूठ बोल रही है। तमाम तर हालात व वाक़यात, जहेज के सामान की फहरिस्त और रसीदों का जायजा लेने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ की फ्राहम करदा फहरिस्त और सामान रसीदों के मुताबिक सारे आइटम्स प्लेंटिफ के नुमाइंदे मिस्टर हामिद को वसूल करवाए थे। प्लेंटिफ मिसिंग आइटम्स की मौजूदगी का सबूत पेश नहीं कर सकी। नेस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सामान की टूट फूट का जिम्मेदार डिफेंडेंट को करार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा ये अदालत प्लेंटिफ का दावा मुस्तरद करती है और इस केस को खारिज करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। तलाक के बाद औरत शौहर से अपने जहेज का सामान और दीगर जाती अशिया हासिल करने के लिए सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स दायर कर सकती है। इस सिलसिले में औरत को अपने जहेज और दीगर अशिया की मुकम्मल फहरिस्त और उनकी खरीदारी की रसीदें पेश करना होंगी और औरत खुद या उसका कोई नुमाइंदा फहरिस्त और रसीदों के मुताबिक शौहर के मकान से सारा सामान उठाकर वसूल की रसीद देगा। जहेज की फहरिस्त और इन रसीदों से हटकर कोई भी दावा काबिल कबूल नहीं होगा।
सबसे पहले जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेरे कहने पे आपने जहमत की और हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए। एक दो बातें आपसे कहना चाहूँगी। दूसरी शादी करना बेशक आपका कानूनी और शरई हक है, अपनी मर्ज़ी से शादी करना भी आपका हक है, लेकिन बहुत माजरत के साथ ये हक आपको उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए था जब आपसे आपकी फ़ैमिली के बुज़ुर्ग इसरार कर रहे थे कि आप अपने बड़े भाई की बेवा से शादी कर लें। अगर आपको उस वक्त कोई और खातून पसंद थी तो आपको बताना चाहिए था। अब इट्स नॉट द राइट टाइम। अब आपकी ज़ात के साथ बहुत सी और ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं, जिसमें सलमा के अलावा 2 छोटे बच्चे भी हैं। उस बच्चे का क्या कसूर है? पहले उसने अपना सगा बाप खो दिया, फिर उसने आपको बाप की जगह दी, आप उससे वो हक छीन रहे हैं। और आपकी अपनी बेटी, हाउ कैन यू डू दिस टू हर? उस बच्ची का क्या कसूर है? आप उसको एक ब्रोकन होम क्यों दे रहे हैं? आई थिंक बहुत खुद गर्जी का फैसला है ये। देखिए मिस आमना, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहा। सलमा मुझे दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दे रही, तो तलाक के अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? और बात रही कुर्बानी की, तो मैंने भी कुर्बानी दी। अब उस लड़की का हक है मुझ पर जो 5 सालों से मेरा इंतज़ार कर रही है। वो एक औरत होकर अपने बाप के सामने खड़ी है और मैं एक मर्द होकर कमज़ोर पड़ जाऊँ। मैं सदफ के साथ नाइंसाफ़ी कैसे करूँ? आपकी क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा मुझ पर नान नफ़के का केस करेगी, वो भी उस सूरत में जब वो मुझसे तलाक लेना चाहेगी। मैं अपनी जायज़ बात कर रहा हूँ। मैं सामना, मैं सिर्फ अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठाऊंगा जो मेरी जिम्मेदारी है। कोई खुद गर्जी समझता है तो समझे, इसे मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे भी एक बार ज़िंदगी मिली है, मुझे भी जीने का हक है। आप तो बड़ी कोल्ड कैलकुलेटेड नपी तुली बात कर रहे हैं। ये कोई हम किसी कंपनी का हिसाब किताब नहीं कर रहे कि कोई आपने वाजिबात अदा करने हैं और मेरी तरफ इतना निकलता है। आप इमोशंस का हिसाब कैसे लगा सकते हैं? आप क्या उस जज्बाती नुकसान का तखमीना लगा सकते हैं जिससे वो दोनों बच्चे गुजरेंगे और सलमा भी गुजरेगी? आप बात कर रहे हैं कि सदफ एक खातून होकर स्टैंड ले रही है, तो मैंने अभी आपसे पहले कहा ना, स्टैंड लेने का अगर वक्त था तो वो सलमा से शादी करने से पहले था। इस वक्त आप अपने हक की बात ना करें। जब आप दूसरों की हक तलफी कर रहे हो तो उस वक्त आप ज़्यादती कर रहे होते हैं। और जावेद साहब, बहुत ऑनेस्टली, बहुत मुखलिसाना मशवरा दूं मैं आपको, आप अगर किसी दूसरे को तकलीफ़ देकर अपनी खुशी की बुनियाद बना रहे हैं ना, तो वो बुनियाद कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपका ज़मीर आपको ज़रूर मलामत करेगा। चाहे इस वक्त आप अपने इर्द गिर्द दलाइल की एक मजबूत दीवार खड़ी कर लें, लेकिन इन दलाइल और इस दीवार की बुनियाद बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वो बुनियाद खुद गर्जी पर बनी है। सॉरी मिस आमना, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अननोन नंबर से कॉल, ये कौन है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सदफ बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं सदफ बात कर रही हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? सदफ, मैं आमिना कबीर एडवोकेट बात कर रही हूँ। जी बोलिए, आप मुझे किस तरह जानती हैं? सदफ, डायरेक्टली तो मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी क्लाइंट के हवाले से आपका ताल्लुक़ बनता है। मैं असल में मिसेस सलमा जावेद का केस लड़ रही हूँ, उस सिलसिले में आपसे बात करना चाह रही थी। जी, तो आपको मुझसे क्या बात करनी है? देखिए, बात तो मैंने जावेद साहब से भी की थी, लेकिन उन्होंने तो बात सुनने समझने की सारी सलाहियतें ही लगता है बंद कर दी हैं। आपके बारे में मैंने सुना है कि माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, और एक इमोशनल अपील है। औरत होने के नाते आई थॉट कि शायद आप किसी लेवल पर मेरी बात अंडरस्टैंड कर लें, तो इसलिए मैंने जसारत की आपको कॉल करने के लिए। आई होप यू डोंट माइंड। देखिए, सलमा को तलाक देना जावेद का अपना फैसला है, मैं तो सौकन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सिचुएशन सलमा की ही क्रिएट की हुई है। वो जावेद को शादी की इजाज़त नहीं दे रही है, तो ऐसे में जावेद के पास कोई दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, आप कानूनी तौर पर तो बिल्कुल सही बात कर रही हैं, लेकिन अगर आप सलमा की सिचुएशन में हो और कल को जावेद तीसरी शादी करना चाहे, तो क्या आप भी इतने आराम से इजाज़त दे देंगी? क्या मतलब है आपका? शादी करना हमारा कानूनी हक है,
और वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें कैसे इंटरफेयर कर सकती हैं? देखिए सदफ साहिबा, इतना ज़ाती मामला नहीं है ये सिर्फ आप दो लोगों का। इसमें बहुत से और लोगों की जिंदगियां भी इन्वॉल्व हैं। 2 छोटे बच्चे और एक बेचारी खातून, उनके बारे में आपने सोचा है? आप लोग किस कदर खुद गर्जी का मुजाहरा कर रहे हैं। कोई आप लोग टीनेजर्स तो नहीं है, अपनी उम्र देखें कि मोहब्बत हो गई घर से भाग के शादी कर लेंगे, कोई फिल्म बना रहे हैं। ये रियल लाइफ है, इसमें बहुत सी जिंदगियों को नुकसान पहुंच सकता है आपके फैसले से, आपके गलत फैसले से। आज की बात ना करें, आप मुझे ये बताएं, आपने अगले 5 साल के बाद क्या होगा उसके बारे में सोचा है? जरा ये अपनी जाती फिल्म फास्ट फॉरवर्ड करें और 5 साल के बाद आगे की कहानी सोचें क्या होगी। क्या होगा 5 साल बाद? और आप कहना क्या चाह रही हैं? जावेद एक मुलाजिम पेशा शख्स है, 5 साल के बाद भी वो कितनी तरक्की कर लेंगे, कितनी हो जाएगी उनकी सैलरी, और उस इंसान की जिम्मेदारियां हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके माँ बाप उस पर डिपेंडेंट हैं और उसकी छोटी बच्ची भी। और चाहे वो कहे कि मैं अपने भतीजे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ फाइनेंशियली तौर पर, लेकिन इखलाकी तौर पर वो रिस्पॉन्सिबल है। उसकी शादी सलमा के साथ किसी ने गन पॉइंट पर नहीं करवाई थी, उस वक्त भी उसने हामी भरी थी, और इतने सालों से जावेद ये रिश्ता निभा भी रहा था। सलमा के साथ उसकी एक अपनी बेटी भी है। अगर आपकी इंटरफेरेंस ना होती ना, जिसे आपने मोहब्बत का नाम दिया है, तो शायद ये घर बसा रहता, मसाइल पैदा ना होते। आप 5 साल के बाद का सोचें, अगर आपकी जावेद से शादी हो जाती है और आपके अपने भी 2-3 बच्चे हो जाते हैं, तो वो ये सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे उठाएगा? जब गुर्बत, मजबूरी और तंगदस्ती घर का दरवाजा खटखटाती है ना, तो मोहब्बत खिड़की से बाहर छलांग मार देती है। 3 बच्चे हो जाते हैं, तो वो ये सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे उठाएगा? तो शायद ये घर बसा रहे, मसाइल पैदा ना हो। आप 5 साल के बाद का सोचें। पाकिस्तान में राइज शहरी कवानीन के तहत औरतों को मर्दों के मसावी हुकूक हासिल हैं। 1958 के दस्तूर पाकिस्तान में भी इंसानी हुकूक के हवाले से औरतों से सनफी इम्तियाज बरता गया था, और ना ही 1973 के मौजूदा दस्तूर में औरतों के हुकूक मर्दों से कम रखे गए हैं। लेकिन दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद अमलन पाकिस्तान में औरतों को मुआशी और समाजी चैलेंजेस दरपेश हैं। बदकिस्मती से औरतों के हुकूक के हवाले से दुनिया के 136 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 134 है। अगर तुमने मुझे शादी की इजाजत नहीं दी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हाँ सर, मैं सुबह से परेशान हूँ। मेरे पास मिस आमना कबीर की कॉल आई थी। क्या? लेकिन वो तो मुझसे भी मिली थी, मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने तो साफ साफ कह दिया। तुमसे क्या कह रही थी? मिस आमना कबीर ने जो कहा है ना, उनकी बातों से हम डिनाई नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है हम लोग खुदगर्जी कर रहे हैं। क्या कह रही हो तुम यार? ये क्या पट्टी पढ़ा दी तुम्हें सलमा के वकील ने? बात पट्टी पढ़ाने की नहीं है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जुल्म कर रहे हैं। शादी करना हमारा हक है, हमारा फैसला कानूनी लिहाज से तो ठीक है, लेकिन इखलाकी लिहाज से नहीं है। मैं भी एक औरत हूँ, और जब मैंने खुद को सलमा की जगह रख के सोचा तो नहीं, हम ये शादी नहीं कर सकते। सदफ, कैसी बातें कर रही तुम यार? हमारी 5 साल की मोहब्बत।
मेरा नाम असद है। देखो कौन आया है। इधर आ, मेरे पास आ। मैं आप सबको लेने आया हूँ। सलमा, अपना बैग तैयार करो। तुम तो मुझे तलाक दे रहे थे ना। तुमने एक लम्हे के लिए भी हम लोगों के बारे में सोचा कि हम कैसे तुम्हारे बगैर जी रहे। सलमा, सलमा प्लीज मुझे माफ कर दो और सब कुछ भूल जाओ। मैं कहीं किसी के पास नहीं जा रहा हूं। मैं प्लीज मुझे माफ कर दो। अब हम सब साथ रहेंगे पहले की तरह। बस तुम ये समझ लो कि सुबह का भूला शाम में वापस आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मा, पापा सही कह रहे हैं। तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। अगर आप भी कोड नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv पर।